जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग आ गए तो हमारे पास डिफॉर्मेशन में मैंने हुक्स लॉ को डिफाइन किया था लास्ट क्लास में। तो उसमें हमने जो हुक्स लॉ को डिफाइन किया, तो इक्वेशन जो मैंने ड्राइव की थी दैट वाज एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। के को हमने कहा था इट्स अ स्प्रिंग कांस्टेंट। जो ऐसा कांस्टेंट जो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी को डिफाइन करेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको आप स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। रिजिडिटी, स्टिफनेस डिफाइन करता है। और के को आप फोर्स कांस्टेंट भी कहेंगे। अगर वायर्स होंगी तो फिर वो ये फोर्स कांस्टेंट बन जाएगा। तो बेटा ये आपके पास एक ऐसा कांस्टेंट है जो डिफाइन करता है कि कितना इलास्टिक जो है ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक थोड़ी देर के लिए अगर ओ लेवल्स को अगर आप रिकॉल करें कि अगर आपके पास ये एक स्प्रिंग है और इस पे ये आपने फर्ज करते हैं 2 kg का लोड अप्लाई किया, और एक और स्प्रिंग है आपके पास ये, और इस स्प्रिंग पे भी आपने 2 kg का लोड अप्लाई किया। ये स्प्रिंग बी है, ये स्प्रिंग ए है। तो हम कहते हैं कि स्प्रिंग ए जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है स्प्रिंग बी के मुकाबले में, क्योंकि व्हेन the load is applied, same load is applied, force is inverse proportional with extension. Sorry, not force, sorry. K is inverse proportional with extension. अच्छा, ये जो आप इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से आप यूँ समझें कि इस लोड को रिमूव करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप को रिकवर करेंगे। जब ये अपने ओरिजिनल शेप को रिकवर करेंगे तो इन ऑब्जेक्ट्स की ये टेंडेंसी कि ये अपने ओरिजिनल शेप को रिकवर करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी। इसको आप ओ लेवल्स में इलास्टिसिटी कहते थे, अगर आपको याद हो। अगर ये आप 100% अपने शेप को रिकवर कर रहा है तो आप कहते थे यार ये जो है आपके पास इलास्टिक बिहेवियर है इसका। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसे अब कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। मैंने कलर भी तभी चेंज किया। ये हमारे पास फोर्स और एक्सटेंशन का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ, अभी फिलहाल तो मैं ये एक ही इसकी डायमेंशन को डिस्कस करूंगा। ये मेरे पास जो है ये ग्राफ बन रहा है। अच्छा, मैंने एक्सिस लेबल नहीं किया, सॉरी। ये फोर्स है इन न्यूटन, या लोड कह लें, जो भी टर्म यूज कर रहे हैं। और यहां पर आपके पास एक्सटेंशन है। तो ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। इसके पैरेलल एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं। तो ये मेरे पास जो है
यहाँ पर एक्सटेंशन है और यहाँ पर फोर्स है, और ये मेरे पास ग्राफ आ रहा है। ये दो तरह के ग्राफ्स एग्जामिनर हमसे डिस्कस करता है, एक फोर्स और एक्सटेंशन, या एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ। इन ग्राफ्स में अगर आप इसको इस तरह से सोचेंगे, ये जो मैं एरिया येलो से शेड कर रहा हूं, दिस इज एरिया अंडर द ग्राफ। या अगर आप इसको देख लें, दिस इज एरिया अबव। बात एक ही, एरिया बिलो और अबव दोनों सेम ही होंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है आपने। तो यूजुअली व्हाट वी से दैट कि हमारे पास जो एरिया है बिलो, हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड। ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड। और अगर आप इस एनर्जी स्टोर्ड की, मैं ये बात कर रहा हूँ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की, ये वैलिड होगी दोनों तरह के ग्राफ्स में क्योंकि एरिया बराबर ही होंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड को अगर आप सोचेंगे, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ एनर्जी स्टोर्ड, तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी 1/2 बेस इंटू हाइट एफ एक्स। आई होप ये बात जस्टिफाइड है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो द एनर्जी स्टोर्ड वुड बी हाफ एफ एक्स, ठीक है। एंड फ्रॉम हुक्स वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। तो बेटा आप क्या करोगे, आप इस एफ की जगह पे ये के एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो व्हाट यू गेट हाफ के एक्स इंटू एक्स, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। सो द एनर्जी स्टोर्ड would be the E is equal to 1/2 fx और E is equal to 1/2 kx स्क्वायर। ये आपके सिलेबस की इक्वेशंस आ गई फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी stored in a body due to change in shape, that is called strain energy or elastic potential energy। ये बेटा 1 मार्क डेफिनेशन आती है, याद होनी चाहिए। तो दोनों के लिए ये एक ही बात है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन शेप, ठीक है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, चेंज इन शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, यस। चेंज इन शेप तो टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। तो टू चेंज इन शेप व्हेन a force is applied। तो मेरा ख्याल है कि एनर्जी की इक्वेशन आप लोगों को पता लग गई है। जी बेटा सेम फार्मूला होगा दोनों के लिए, तो परेशान नहीं होना। मैं बताना ये चाह रहा था कि एक्सटेंशन फोर्स या फोर्स, क्योंकि बेटा ये 45 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो यूँ समझ ले 45 डिग्री के एंगल पे होगा, बिलो एंड अबव सेम एरिया जा रहा होगा। ये स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर रहा हूँ बेटा, मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स की बात हो रही है। तो आई होप इसमें आप कोई एनर्जी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा इस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को, अब आते हैं एग्जामिनर आपको ट्रैप कहाँ करेगा, उस तरफ आते हैं। अब आप फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ को सोचिए, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, ये फोर्स और ये एक्सटेंशन।
और इट्स ए स्ट्रेट, आपको पता है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। अब आप बोलते हैं यार मैं इसका जो है ना ग्रेडियंट, इसका स्लोप जो है उसको अगर सोचूंगा तो स्लोप किसके इक्वल होगा? तो स्लोप होगा एफ अपॉन एक्स के, डेल्टा एफ अपॉन एक्स। बल्कि एक मिनट, शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। स्लोप इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही है ना, राइज अपॉन रन। तो दैट इज डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स। और आपको पता है ये किसके इक्वल होगा? ये होगा के इक्वल। तो इसका मतलब फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो स्लोप होगा ये आपको बताएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ओ लेवल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लें तो ये हमारे पास फोर्स है और ये एक्सटेंशन है, ये ए बी सी और डी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट डी का सबसे कम होगा, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा होगा? डी होगा। सबसे ज़्यादा रिजिड कौन सा होगा? ए होगा। भाई इसका ग्रेडियंट जिसका ज़्यादा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा। आपको पता है ना, के इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद एक्सटेंशन। द हायर द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, द लेसर वुड बी द एक्सटेंशन। यही है ना, आप ए का देख लें, आप एक्सटेंशन कम है उसकी एज कंपेयर टू डी, तो ये लेस इलास्टिक होगा। इस टाइप के एमसीक्यू सॉल्व हो जाने चाहिए। अब आपको मैंने एरिया अंडर द ग्राफ समझा दिया है, आई होप इसमें कोई इशू नहीं है, मेरा ख्याल है। बेटा वो फोर्स और एक्सटेंशन आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ लीनियर कैसे बन सकता है मुझे बताओ? फोर्स एंड लेंथ ऑफ स्प्रिंग का ग्राफ बन सकता है लीनियर। एक्सटेंशन की बात हो रही है, मैं लेंथ ऑफ स्प्रिंग की तो बात ही नहीं की बेटा। तो अब सिचुएशंस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे आपके साथ साथ ये व्हेन द देयर इज नो लोड, फर्ज करते हैं ये 10 मिलीमीटर है, और व्हेन द 1 न्यूटन इज अप्लाइड, extension is 2 millimeter, and 2 Newton is applied, extension is 4 millimeter. When that load is 3 Newton, extension is 6 millimeter. ठीक है? When the load is 4 Newton, extension is 8 millimeter. When the load is 5 Newton, extension is 10 millimeter. When the load is 6 Newton, extension is 12 millimeter. ये हमने यहाँ पर एक सिचुएशन ड्रॉ की है। हर एक न्यूटन पे 2 मिलीमीटर एक्सटेंशन मतलब ऐड होती जा रही है। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा, ठीक है, मैं इसका प्रैक्टिकली ग्राफ प्लॉट करूँगा और मैं इस पर फिर इन्वेस्टिगेशंस करूँगा। ये हमारे पास एक्सिस है। तो ये मैंने
मैं फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरा लोड है F इन न्यूटन और यहाँ पे एक्सटेंशन इन मिलीमीटर्स मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अच्छा जी, माय फर्स्ट प्लॉट इज फोर्स 0, एक्सटेंशन 0। अच्छा सर, वैल्यूज तो लिखी नहीं है। 0, यहाँ पर इसको कर देते हैं 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये आ गया 10, ये आ गया 12, ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, अब पॉइंट्स भी प्लॉट कर लेते हैं। तो 1 न्यूटन पे 2, 2 न्यूटन पे 4, ठीक है, और 6 न्यूटन पे 3 न्यूटन पे 6, और 4 न्यूटन पे 8, 10 न्यूटन पे 5 और 12 न्यूटन पे 6। ये हमने लाइंस प्लॉट कर लिए पॉइंट। तो ये मैं एक बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे कोशिश करूँगा ड्रॉ करने की। तो क्योंकि सेंटीमीटर ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। बहरहाल आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एनीवेज। मुझे जो मैसेज देना है वो मुझे सिखाना है आपको। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा ठहर जाए। तो ये मेरी एक लाइन ड्रॉ होगी है इस ग्राफ की। इस ग्राफ की जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसमें जो मैं क्यों ड्रॉ कर रहा था, ये बड़ा आसान सा चाइल्डिश सा काम था। इसका रीज़न ये था कि मैंने जब भी लोड बढ़ाया है, लोड के बढ़ाने से मेरा ग्राफ इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लाइन मेरी अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रही है। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? ऐसे ही है। तो ये जब एग्जामिनर एमसीक्यूज में आपको इस तरह का एरो बना कर देगा लाइन के ऊपर, तो आपने इसको क्या कहना है? आपने इसको कहना है कि इट्स लोडिंग। ये क्या हो रही है? ये आपके पास जो है ये लोडिंग है, ये लोडिंग ग्राफ है, ठीक है। ये आपके पास लोडिंग हो रही है, ये ग्राफ यूं जा रहा है। अगर बेटा एग्जामिनर आपको ये सिचुएशन जो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग्स बनाए थे, कहाँ गए ये, अगर मैं आपको बोलूँ यार मैंने ये 6 न्यूटन का लोड रिमूव किया और अब स्प्रिंग की एक्सटेंशन 10 हो गई, जब मैंने 5 को रिमूव किया 8 हो गई, देन 1 को रिमूव, फर्दर 1 रिमूव किया 3 न्यूटन पे 6 हो गई, 2 न्यूटन पे 4, यानी कि नाउ आई एम मूविंग बैकवर्ड। मैं इस तरह से जा रहा हूँ। पहले मैं तो यूं लोड बढ़ाता हुआ यूं गया था, अब मैं इसके अपोजिट रिवर्स में जा रहा हूँ। दैट इज व्हाट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोड को रिमूव कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड अनलोडिंग। ये मैं इसकी अनलोडिंग कर रहा हूँ और ये मैं यहां पर लोडिंग कर रहा हूं। लोड बढ़ाता जा रहा हूं, लोडिंग कर रहा हूं स्प्रिंग की, और जब मैं लोड रिमूव कर रहा हूं तो इसलिए अनलोडिंग कर रहा हूं मैं उसकी। तो अगर ये ग्राफ मेरा है और इस ग्राफ पे अगर मैं गौर करूं कि जब मैं इसकी अनलोडिंग कर रहा हूं तो ये सेम पाथ पे यहीं पर ट्रेवल करती हुई वापस यहां पे आके यानी ओरिजिनल लेंथ को रिकवर कर रही है। ये जो इसका बिहेवियर होगा, ये इसका बिहेवियर इलास्टिक बिहेवियर होगा। ये बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी है। द टेंडेंसी टू रिकवर ओरिजिनल शेप, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसको आप इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। तो यहां पर जो मेरा स्प्रिंग है ऑन द सेम पाथ वापस जा रहा है। तो अगर एग्जामिनर इस तरह की कोई एरोज आपको दे तो आपने परेशान नहीं होना है। जो एरो टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा होगा ये अनलोडिंग के लिए, ठीक है, और जो
आपके पास, एक मिनट, ये कलर मैं चेंज कर देता हूँ लोडिंग का, ये येलो में लिखना चाहिए था मुझे। तो ये आपके पास लोडिंग हो रही है और ये आपके पास अनलोडिंग हो रही है। आई होप इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अब हम इसी ग्राफ को एक और डायमेंशन से सोचेंगे। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो मैं अब थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब बेटा ये ग्राफ आपका ये जा रहा है, ठीक है। ओ लेवल्स में हम आपको ये कहते थे कि बेटा आपने क्या करना है, जो भी आपको एमसीक्यूज या P2 में क्वेश्चन मिलेगा, आपने क्या करना है, आपने एक अपना जो आपके पास स्केल है, यू विल यूज दैट। आप उस स्केल को यूज करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। जहां तक ये स्ट्रेट लाइन, ये जो आपकी गिवन लाइन है और स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक आपने देखना है। और इस पॉइंट को मैं हमेशा ए से मार्क करता हूँ। ये फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ है। ए को मैं हमेशा क्या कहता था, अगर याद हो किसी को, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये शायद किसी को याद हो, उस वक्त भी मैंने इसी तरह से याद करवाया था। अब व्हाट प्रोपोर्शनैलिटी दैट यू आर ओबेइंग, आप कह रहे हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल विद एक्सटेंशन, इट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी और पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। यही होता है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की जो कंडीशंस है। तो इट्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो फ्रॉम द पॉइंट ओ टू ए, ठीक है। तो अगर आपको मैं इसके पोर्शंस बनवाऊं, मैं आपको कहूं यार ओ से ए का बिहेवियर कैसा है, तो आप कहते हैं ओ से ए तक ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। अब आपको कैसे पता लगा हुक्स लॉ ओबे कर रहा है? क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इट्स ए स्ट्रेट लाइन, आपने एग्जामिनर को कहना है इट्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। दिस इज हाउ यू कम टू नो कि प्रोपोर्शनलिटी जो है ओबे हो रही है। इट्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज हाउ यू कम टू नो, ठीक है बेटा। तो यहां से आपने कहा कि यार ये ओ से ए तक तो हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। उसके बाद फिर आगे क्या हो रहा है? अब आपने कहा कि यार ए तक तो ये स्ट्रेट लाइन है, एंड देन बियॉन्ड ए, या बियॉन्ड ए सोच लेते चलें, बियॉन्ड ए इट्स ए कर्व। हमें कर्व नजर आ रहा है टेक्निकली। तो इसका मतलब यहां पर हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां पर हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। तो ए पॉइंट को आप क्या कहते हैं? ए पॉइंट को आप कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी यहां तक प्रोपोर्शनैलिटी, कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी? हुक्स की प्रोपोर्शनैलिटी, उसकी ये लिमिट है। तो ओ लेवल्स में लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की डेफिनेशन अगर आपने याद की थी तो क्या होती थी? अ पॉइंट बियॉन्ड विच हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। याद होगी, शायद याद आ गई हो, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जिससे आगे हुक्स लॉ ओबे नहीं होता, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आपने कहा यार वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है पॉइंट। इन दिस केस दिस इज द पॉइंट विच ए पॉइंट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब बेटा इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको मैं एक यहाँ पर ये स्लाइटली ग्रीनिश सा मैं कर देता हूँ, ये लाइन स्टिल स्ट्रेट थी, लेकिन इसका ओ ए का और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ बी का। तो एम मीन्स, एम का मतलब होता है स्लोप। चले मैं स्लोप ही लिख देता हूँ इसको। तो स्लोप ऑफ ओ ए एंड स्लोप ऑफ ए बी, ये दोनों इक्वल नहीं है, आर नॉट सेम, बट स्टिल
देयर इज अ स्लाइट स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्लाइट सी स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, और इस स्ट्रेट लाइन यानी बी से बियॉन्ड बिल्कुल कर्वेचर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ए और बी के बीच में भी स्लाइड, ये इसका बिहेवियर स्टिल इलास्टिक है। तो हम कहते थे कि ये जो बी पॉइंट है, दिस बी पॉइंट इज, वी नेम दैट बी पॉइंट एज इलास्टिक लिमिट। हमने बेटा इसको इलास्टिक लिमिट का नाम दिया था, हमने इसको इलास्टिक लिमिट कहा था। और हमने इसको डिफाइन कैसे किया था? हमने इसको डिफाइन किया था अ पॉइंट बियॉन्ड विच स्प्रिंग बिहेव्स प्लास्टिकली। ये हमने इसका डेफिनेशंस दी थी हुक्स लॉ की, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इलास्टिक लिमिट की। ये आपको याद करनी है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है एग्जाम के लिए भी, और वैसे भी ओ लेवल्स में ये याद की हुई हैं तो आपको आती हैं। और अगर आप बी से बियॉन्ड देखें तो कर्वेचर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो बिहेवियर होगा ये इसका प्लास्टिक बिहेवियर होगा। ठीक है, ये जो इसका बिहेवियर है बी से बियॉन्ड, ये प्लास्टिक बिहेवियर है। तो इसका मतलब अब आपको इसकी आपको बेसिक फीचर्स याद आ गए आपको। ठीक है, अच्छा अब इसी ग्राफ को दोबारा से रीड्रॉ करूंगा मैं, और रीड्रॉ करके अब आपको ये ओ लेवल्स वाली बातें मैंने रिकॉल करा दी, इलास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये सब ओ लेवल्स की बातें थी जो आपको रिकॉल होगी। अब थोड़ा सा हम जो है एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास फोर्स है और ये एक्सटेंशन है, और अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये आपके पास ये इस तरह का ग्राफ आ जाता है। यानी यूं, एक मिनट में इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। फर्स्ट करते हैं, ये पोर्शन आपको एग्जामिनर ने दे दिया है, और एग्जामिनर ने इसको मार्क किया एज ओ और इस पॉइंट को मार्क किया एज पी। एग्जामिनर ने कहा है कि पी पे आके ये प्लास्टिकली बिहेव, अब देखें ना ये कर्वेचर बन गया ना, कर्व पे आ गया, प्लास्टिकली बिहेव कर रहा है। अच्छा पी से कहीं आप प्लास्टिक की इसको मार्क कर देते क्यू, ओ से क्यू तक, ये ओ से क्यू तक के में इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों बिहेवियर्स हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इसको और एलिबरेट कर देता हूँ। ये मैंने आपके लिए स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दी, यानी इलास्टिक और प्लास्टिक लिमिट्स भी फाइंड कर दी। ये ए आ गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये इलास्टिक लिमिट आ गई। तो बी से बियॉन्ड ये प्लास्टिकली बिहेव कर रहा है। अब एग्जामिनर कहता है कि यहाँ तक ये, अगर आपको याद हो, अगर मैं इस पे ये इस तरह का एरो ड्रॉ कर दूं तो ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोडिंग को। याद आ गया, ये लोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जामिनर 1 मार्क का क्वेश्चन दे और आपको बोले कि आप जो है इसके ऊपर अनलोडिंग को रिप्रेजेंट करें, तो आपने क्या करना है? आपने बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पर देखें, अब मेरा स्केल रखा हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी, ये इसके ऊपर मैं येलो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इसको स्केल को अपने को इसको मूव करना है, और एक पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ करनी है। आपने कहाँ से ड्रॉ करनी है? आपने इसको ड्रॉ करना है क्यू से, पैरेलल लाइन को। ठीक है, तो इसको हम ट्राई करते हैं, क्यू से मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ हो। ये मैं इसको क्यू पे ले आया, आई थिंक ये पैरेलल ही है इससे। तो ये कलर भी चेंज कर देते हैं इसका। ये हमने ये इसकी अनलोडिंग की लाइन ड्रॉ कर दी। ये एरो इसका कैसा ड्रॉ होगा? ये एरो है, ये अनलोडिंग है, और ये लोडिंग है। अब दो ग्राफ्स मैंने आपको एडवांस लेवल पे सिखा दिए, अपनी तरफ से तो कोशिश की है। तो ये दो ग्राफ्स मैं आपको दोबारा यहाँ लेके जाता हूँ। अगर आपको ये रहा, ये लोडिंग और अनलोडिंग एक ही पाथ पे,
ये वाला जो मैंने ग्राफ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग जो है सिंगल एक ही पाथ के ऊपर है। तो इसका मतलब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो लोडिंग अनलोडिंग आपको एक ही पाथ पे नजर आ रही है। और अगर आप इस ग्राफ को देखें जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसमें लोडिंग और अनलोडिंग का डिफरेंट पाथ है। तो डिफरेंट पाथ क्यों हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लास्टिसिटी में आ गया, अपने शेप को परमानेंटली चेंज करने लग गया। ये जो आपके पास इन द एंड, ये जो आपके पास यहां पर ये पॉइंट है एक्स, नहीं एक्स तो हमने मार्क कर दिया, इसको पॉइंट कह देते हैं वाई। ओ से वाई, ये जो आपके पास लेंथ है, ये वो चेंज इन लेंथ है जो परमानेंट आ गई है, इसको कहते हैं ऑफसेट। यानी अगर ओरिजिनल लेंथ 10 मिलीमीटर थी और फर्ज करते हैं ये रीडिंग आ रही है 5 मिलीमीटर, तो अब आपके पास जो ओरिजिनल लेंथ होगी वो 15 होगी। ये परमानेंट ऐड होगी उसके अंदर, परमानेंट लेंथ के अंदर ये ऐड आ गई है, यानी परमानेंट चेंज इन लेंथ हो गया। ठीक है, ये आपके पास जो है यहाँ से ये आपको समझ में आ गई है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, लोडिंग और अनलोडिंग, ये आपने यहाँ से अंडरस्टैंड करना है। अब मैं कुछ और काम करूंगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं एक, जी परमानेंट लेंथ 15 हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक मिनट बेटा, मैं तो ये ग्राफ में ये बेटा क्या कहते हैं इसको, रबर बैंड का ग्राफ है। ये ग्राफ अगर आप देखें तो ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट तो चेंज होता रहता है बेटा। ये सॉरी, लाहौल हो रहा है। बड़ा मुश्किल है यार ऑनलाइन पढ़ाना। जी ये आपके पास बेटा ये ओ से क्यू अगर आप देखें, ये आपके पास है लोडिंग, और ये आपके पास क्यू आर ओ, ये अनलोडिंग है। अब इसमें दो एरियाज आ रहे हैं। एक एरिया आपके पास आ रहा है बेटा, ये मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ये मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये लोडिंग वाली लाइन है। इसका जो एरिया है ये मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये सारा एरिया, टोटल एरिया वाई जिससे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और एक और मैं यहाँ पर इसमें ये येलो वाली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अनलोडिंग की है। और इसके लिए जो इसका इसके बिलो एरिया है, इसको अगर आप सोचें, ये वाला बन रहा है येलो वाला एरिया।
अब ये असल में मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये डायग्राम का रेफरेंस मैंने इसलिए लिया था कि आप इन दो एरियाज को पहचान सकें एग्जाम के लिए, और वैसे भी अंडरस्टैंडिंग। ये जो इन बिटवीन एरिया आ रहा है, दिस वन जिसको मैं अब शेड कर रहा हूँ, ये बेटा एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपके पास अगर रबर बैंड है, उसको 8-10 दफ़ा आप उसको स्ट्रेच आउट करें और फिर स्ट्रेच इन 10-12 दफ़ा आप स्ट्रेच आउट स्ट्रेच इन करके आप फिर किसी दिन अपनी ज़बान पे रख के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये कौन सी फॉर्म में हीट एनर्जी लॉस हो रही है। 2-4 दिन तक आपको शायद खाना ना खाना पड़े, तो वो जो है इतना हीटअप हो जाएगा वो कि वो आपकी ज़बान को जो है बर्न कर देगा, यानी हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। तो ये जो एनर्जी रिकवर हो रही है इसको मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये आपके पास येलो वाला एरिया, ये एनर्जी रिकवर्ड है, ठीक है। और अगर आपको टोटल वर्क डन की अगर एग्जामिनर बात करेगा तो ये मैं ग्रीन से इस पूरे इसका एरिया जो है ये मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा ग्रीन से मार्क कर दिया, यानी ओ से क्यू के बिलो जो एरिया है दैट इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी आपने लगाई। और उसके बाद जब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने जब इसको अनलोड किया तो उसके बाद येलो वाली एनर्जी रिकवर हुई, बाकी जो रेड वाला पोर्शन है जो एरिया एक्स है ये थर्मल एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ काम यहाँ पे होगा, ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है कुछ काम यहाँ पे होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ओ से क्यू तक अगर आप ये सोचेंगे, ओ से क्यू तक का एरिया, तो ये आपके पास मैं इसको जरा, ये आपके पास ओ से क्यू तक का ये ग्रीन एरिया टोटल ये आपने वर्क डन किया उसको स्ट्रेच करने पे, ठीक है। और जब आपने अनलोडिंग की तो अनलोडिंग करते हुए आपके पास क्या हुआ, ये जो एरिया इन बिटवीन आ रहा है जिसको अब मैं ग्रीन से यहाँ पर शेड कर रहा हूँ हाइलाइटर से, ये हो गया एरिया यानी एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, इसको कहते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस, एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। और ये जो आपके पास जो एरिया अब मैं यहाँ पर ब्लू से मार्क करूँगा ये वाला एरिया, ये एरिया है वो एनर्जी जो आपने रिकवर की है आफ्टर अनलोडिंग, यानी अनलोडिंग करते हुए जो एनर्जी रिकवर हुई है। ये बेटा ऐसे एमसीक्यूज आ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप आसानी से इन ग्राफ्स के एरियाज के बिलो इसके इन बिटवीन एरियाज इनको आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, लोडिंग अनलोडिंग क्या होती है, उसके बाद वो एरियाज कैसे आते हैं, ये अब आपको वहाँ पर मतलब एमसीक्यूज में आपकी ऑप्शंस आपको आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह का भी बेटा एग्जाम में ग्राफ शायद आपको मिल जाए, तो ये आपके पास जो है एक्सटेंशन यहाँ आ जाए, फोर्स यहाँ आ जाए, और आपके पास जो ग्राफ है फिर ये यूं चला जाएगा, ठीक है। जो ग्राफ पहले एक्स एक्सिस यानी कर्व हमेशा, मैं उसमें ओ लेवल्स में भी कहता था कर्व हमेशा एक्सटेंशन की तरफ बेंड करेगी, लाइन हमेशा एक्सटेंशन की तरफ बेंड करेगी, प्लास्टिसिटी इससे पता लगेगी आपको। तो ये आपके पास जो है बेसिक मैंने आज कोशिश की है, ये पास पेपर्स के आप सम जब सॉल्व कर रहे होंगे अब आपको ग्राफ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, फोर्स एक्सटेंशन का भी मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं पढ़ाया है। तो मैंने आपको डिफॉर्मेशन क्या है, हुक्स लॉ क्या है, स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन क्या है, एनर्जीज कैसे निकलती हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग क्या होती है, ग्राफ के एरियाज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी जो जो भी रिक्वायरमेंट थी ये मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। अब उसके बाद कुछ हमारे पास जो है, हाँ ये यस, अब मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ बैकग्राउंड का।
सबसे पहले तो बच्चे बड़े परेशान थे, कुछ क्वेरीज मेरे पास आई थी। टेंसाइल फोर्स, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मटेरियल दैट इज पुल्ड एट इट्स टू एंड्स, ये टेंसाइल फोर्स है, पुल्ड किया जा रहा है। तो जब भी वर्ड एमसीक्यूज में बच्चे परेशान थे सर कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स आ रही है क्या होती हैं, तो ये इसके लिए जब इसको टू एंड्स पे पुल किया जाएगा तो ये टेंसाइल फोर्सेस होंगी। जब दोनों एंड्स पे इनको पुश टुगेदर किया जाएगा टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन होगी। टेंशन में क्या था, अवे थी फोर्स की डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स की। अब जब टुवर्ड्स होगी तो आप कहेंगे ये कंप्रेसिव फोर्सेस, ठीक है। A material can experience both tension and compression at the same time. For example, it is bent. अब ये आपके पास बेंट हुआ हुआ है, तो अगर आप देखें तो यहाँ से ये वाली जो फोर्सेस हैं ये इसको इस तरह से टॉप की सरफेस पे बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाली सरफेस पे ये वाला, तो यहाँ पे कंप्रेशन है। और नीचे देखें तो नीचे ये बेंडिंग कुछ इस तरह से है, ये आप अपने हाथ में पेन को भी इस तरह करके देख सकते हैं। तो आउटर एज के ऊपर टेंशन आ रही होगी, फोर्सेस अवे जा रही होंगी, तो एक ही वक्त में कंप्रेशन और टेंशन एक ऑब्जेक्ट पे हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप परेशान नहीं होइएगा। ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, ऐसा P2 में क्वेश्चन आ सकता है कि आप फोर्सेस को बताएं कहाँ पे कंप्रेशन है कहाँ पे नहीं है। तो दूसरा बेटा इसके साथ ही एक और भी मसला था, वो भी हल कर लूँ मैं। तो कुछ मटेरियल की टाइप्स आपने पढ़ी हुई है, तो डक्टाइल मटेरियल की डेफिनेशन आ जाए तो एक ऐसा मटेरियल जो बगैर टूटे हुए अपने शेप को परमानेंटली चेंज करता है, ठीक है। जैसे जैसे मेटल की वायर्स हैं, ठीक है, ये डक्टाइल मटेरियल है। एक ऐसा मटेरियल जिसमें आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ला सकते हैं, वो डक्टाइल होगा। ब्रिटल मटेरियल कौन सा होगा, एमॉर्फस या ब्रिटल मटेरियल, वो होगा ब्रिटल मटेरियल, सॉरी। तो जो जैसे ग्लास है, ग्लास पे आपने फोर्स लगाई तो ग्लास जो है वो बगैर परमानेंटली अपने शेप को चेंज किए हुए टूट जाएगा। ग्लास अपने शेप को चेंज नहीं करता बल्कि वो टूट जाता है, तो विल सफर अ लिटिल और नो परमानेंट डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। टूटने से पहले कोई, मेरे हिसाब में तो कोई भी चेंज नहीं आती। तो ब्रिटल मटेरियल डू नॉट बिहेव प्लास्टिकली, दे आर वेरी स्टिफ बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे कैन क्रैक इजीली। एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल मटेरियल आर ग्लास। उसके बाद स्ट्रॉन्ग का वर्ड आ जाए तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब है एबल टू विदस्टैंड अ लार्ज फोर्स बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है। और स्टिफ मटेरियल कौन सा होगा, अ मटेरियल्स अपोजिशन टू चेंज इन शेप और साइज, ठीक है। स्टिफनेस की डेफिनेशन आ जाए, या अगर आपके जहन में हो कि यार ये आखिर स्टिफनेस क्या है और स्ट्रॉन्ग और स्टिफनेस में क्या फ़र्क है, तो जो ऐसा मटेरियल जो बहुत लार्ज फोर्स को बेयर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा। और स्टिफ मटेरियल वो होगा जो अपने शेप या साइज को चेंज करने पर रेजिस्ट करेगा, उसको आप स्टिफ मटेरियल कहेंगे। उसके बाद इलास्टिक डिफॉर्मेशंस क्या है, तो मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, इसको आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। और अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर कैम्ब्रिज में डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप कहेंगे द मटेरियल्स विल सफर परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। तो ये कुछ डेफिनेशन का पोर्शन पे मैंने वर्किंग कर दी है आपके लिए, तो आई विल शेयर दीज डायग्राम्स, बल्कि ये चलो मैं शेयर कर दूंगा। अब आपको एरियाज डेफिनेशंस इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अब जो मेरी नेक्स्ट जो क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आई विल बी वर्किंग ऑन दैट स्ट्रेस स्ट्रेन कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह, विल स्टार्ट दैट। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि हम फ्राइडे वाले दिन तक स्ट्रेस स्ट्रेन, फ्राइडे या नेक्स्ट वीक में एक क्लास शायद और हो पास पेपर्स के सम सॉल्व करने के लिए, देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। फिर उसके बाद फिर हम जो है मेरा ख्याल है बेटा थर्सडे से जो है विंटर हॉलीडेज हो जाएंगे,
तो थर्सडे से हमारी क्लास बहरहाल फिजिक्स की मैं तो लूँगा, बाकी टीचर्स का मुझे पता नहीं है, लेकिन बहरहाल फिजिक्स का क्योंकि सिलेबस बहुत रहता है, तो इसलिए मैं ये क्लास लूँगा और आई विल ट्राई टू वाइंड अप दैट मेजरमेंट सेगमेंट। तो इसलिए आप लोग जो है ये क्लासेस मिस नहीं कीजिएगा। तो देखते हैं, अभी वेडनेसडे को पता लगेगा सर यूनुस क्या कहते हैं छुट्टियों के बारे में। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ये था कि 24 से जो है ना वेकेशंस हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट वाले उसको भी फॉलो करेंगे। तो थर्सडे, फ्राइडे और प्रोबेबली हो सकता है सैटरडे को भी क्लास हो जाए, ताकि मैं ये कोशिश करूँगा ये जो डिफॉर्मेशन का चैप्टर है ये अगर इसी वीक में एंड हो जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि नेक्स्ट वीक मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 डेज क्लास होगी, जिसमें आई विल स्टार्ट विद मेजरमेंट। तो वी विल ट्राई टू वाइंड अप दैट। हो सकता है वो सेशन 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, दैट डिपेंड्स कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा, टेक केयर।